Please come to this chapter, lease financing. अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको थ्योरी भी पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले थ्योरी क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ लीज, व्हाट इज अ लीज। तो पहले डायग्राम देखना और डायग्राम से लीज को समझने की कोशिश करना। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट in which one party called the lessor, that is the owner of the asset, grants a right to use to other party called the user of the asset called lessee. So who is the owner? Lessor. And who is the user? The lessee. What lessor provides to lessee? राइट टू यूज। लेसर ने लेसी को एसेट को सिर्फ यूज करने का राइट दिया है, बेचा नहीं है, सिर्फ कहा है कि आप ये एसेट यूज कर सकते हैं, फ्री में या कुछ कंसीडरेशन मिलेगा। तो लेसी पे करेगा पीरियोडिक कंसीडरेशन। ओके, द राइट टू यूज द रिटर्न इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट, इसको हम बोलेंगे इस चैप्टर में लीज रेंटल। इज इट राइट? इसे हम कहेंगे लीज रेंटल, बाकी सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये क्या है, कोई एसेट एक व्यक्ति ओन करता है, वो दूसरे व्यक्ति को, दूसरी एंटिटी को यूज करने के लिए देता है कुछ समय के लिए, और ये जो दूसरी एंटिटी है वो पहली एंटिटी को एक कंसीडरेशन पे करेगी, जिस कंसीडरेशन को हम बोलेंगे लीज रेंटल। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लेसर है ओनर, वो यूज नहीं करता, और लेसी जो है यूजर, वो ओन नहीं करता। ओनर इज नॉट यूजर, यूजर इज नॉट ओनर। तो लीज अरेंजमेंट में क्या होता है, हम ओनरशिप और यूजरशिप को डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या इसमें लेसी को कोई फायदा है? क्या फायदा है? उसको एसेट यूज करने मिल रहा है, भले उसके पास पैसे नहीं हो फिर भी एसेट यूज करने का मौका मिल रहा है। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं मान लो, तो क्या आप हॉस्टल ओन करते हैं? लेकिन रेंट पे देते हैं, रेंट देते हैं, तो आप क्या हुए? लेसी, यानी बेगर इन्वेस्टमेंट किए फिर भी आप एसेट का आनंद उठा रहे हैं। तो लेसर को क्या फायदा है? लेसर को रिटर्न मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, लीज इज अ WW सिचुएशन फॉर बोथ, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। WW मतलब विन विन। इसको रेंट मिल रहा है घर बैठे, ऑफ कोर्स उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और इसको बगैर इन्वेस्टमेंट के एसेट करने का राइट मिल रहा है, यूज करने का राइट मिल रहा है, उसको भी फायदा हो गया है कि नहीं। तो हम जल्दी से नीचे वाली पैराग्राफ में देखते हैं, व्हाट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर ऑफ एन एसेट, द लेसर, एंड इट्स यूजर, द लेसी, फॉर द राइट टू यूज द एसेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड कॉल्ड लीज पीरियड, in return for a mutually agreed periodic payment, in bracket लिखो वहां पे the lease rental, in return for a mutually agreed periodic payment called the lease rental. The important feature of the lease contract is separation of the ownership of the asset from its user. राम ने श्याम को एसेट लीज पे दिया, राम ओनर है, श्याम यूजर है। ओनर राम, यूजर श्याम। जो ओन कर रहा है यूज नहीं कर रहा, जो यूज कर रहा है वो ओन नहीं कर रहा। तो दैट इज द की फीचर ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट फ्रॉम इट्स यूजर। ओके, तो नीचे पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, फीचर्स ऑफ लीज। ये फीचर्स ध्यान में रखना, आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। दो पार्टी हैं, लेसर लेसी। लेसर इज द ओनर, लेसी इज द यूजर, ठीक है। पहली फीचर है कि एसेट का ओनर लेसर है, एसेट का यूजर लेसी है।
लेकिन आप इनकम टैक्स के विद्यार्थी भी हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि डेप्रीशिएशन का टैक्सशील जो मिलता है वो किसे मिलेगा, लेसर को या लेसी को। ये काफी डिबेटेबल इशू है, कोर्ट भी अभी तक डिसाइड करने में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट पोजीशन है, जब आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एज पर द इनकम टैक्स लॉ, द ओनर ऑफ द एसेट द will get the benefit of tax shield on depreciation. The user will not get the benefit of tax shield on depreciation. इसको लीज रेंटल पे टैक्स शील्ड मिलेगा। इसको टैक्स शील्ड किस पे मिलेगा? लीज रेंटल पे। ओनर के लिए लीज रेंटल इनकम है, लेसर के लिए लीज रेंटल इनकम है, इसलिए उसके लिए ये टैक्सेबल इनकम है। लेसी को रेंट पे करने का एक एडवांटेज है, लीज रेंटल इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। तो ये जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लीज रेंटल का बेनिफिट लेसर को टैक्सेबल आपको दिखाना है, और टैक्स डिडक्टिबिलिटी किसके हाथ में होगी? लेसी के हाथ में होगी। टैक्स डिडक्टिबिलिटी लेसी के हाथ में होगी, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, सेल वैल्यू, इस टेबल का लास्ट पॉइंट। एसेट जो है कौन बेच सकता है लीज टर्म खत्म होने के बाद? लेसर बेच सकता है, क्योंकि वो मालिक है, ओनर है। उसके लिए इनफ्लो, और लेसी के लिए अगर वो परचेज करता है तो आउटफ्लो। 5 साल बाद लेसर लेसी को एक ऑप्शन देगा कि आप चाहो तो एसेट परचेज कर लो। अगर उसने परचेज कर लिया तो उसके लिए पॉसिबल आउटफ्लो है, अगर उसने परचेज नहीं किया तो उसके लिए आउटफ्लो नहीं। इसलिए हमने पॉसिबल वर्ड यूज किया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि लेसी एसेट को 5 साल 10 साल बाद परचेज करेगा या नहीं। एक क्वेश्चन टिक मार्क कर लो, एडवांटेजेस ऑफ लीज टू द लेसी। हम लेसी के लिए भी देखेंगे और लेसर के लिए भी देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, VI। आजकल लीजिंग का बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। हर बैंक ने एक लीज की अलग से डिवीजन या डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रखी है। प्राइवेट एंटिटीज भी लीज के बिजनेस में पूरी तरह से घुसे हुए हैं। क्यों? दोनों को फायदा है इसमें, लेसी को भी फायदा और लेसर को भी फायदा है, इसलिए बिजनेस बहुत अभी पॉपुलर है। लेसी को जो सबसे बड़ा फायदा है कि उसको कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। अभी मैंने स्टूडेंट से पूछा, आप हॉस्टल में रहते? उसने कहा हाँ, हॉस्टल की कीमत है 10 लाख रुपए, लेकिन आप मात्र 1,000 2,000 3,000 देकर उसका आनंद उठा रहे हैं, है कि नहीं? वही अगर मान लो लीज नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, जिसको जो भी एसेट चाहिए परचेस करो फिर यूज करो, कितनी दिक्कत हो जाती है आपको, है कि नहीं? टेंट लगा के रहना पड़ता, लेकिन लीज की वजह से रह पा रहे हैं। उसी तरह अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक इक्विपमेंट है 50 लाख रुपए का, अभी आपके पास कैपिटल नहीं है कि आप 50 लाख रुपए इक्विपमेंट में लगा सकें, तो आप लीज पे इक्विपमेंट को ले सकते हैं। कम से कम आपका उतना कैपिटल नहीं लगेगा, हर महीने एक लीज रेंटल पे कर देना, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या? फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से लीज टर्म डिसाइड कर सकते हैं। दोनों पार्टी आमने सामने बैठेंगे, लेसी और लेसर, और दोनों लीज टर्म डिसाइड करेंगे। अलग अलग तरह से आप लीज टर्म डिसाइड कर सकते हैं। लेसी बोल सकता है मेरे पहले 2-3 साल इनकम कम होगी तो पहले मैं कम दूंगा, लेकिन बाद में ज्यादा। तो हो सकता है वो ऐसे डिसाइड करें, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, और फिर बाद के 2-3 साल 5-5 लाख, ठीक है। या हो सकता है पहले 4 साल मैं कम दूंगा और लास्ट में ज्यादा दूंगा। या वो बोल सकते हो चलो एक काम करते हैं, बराबर ही दे देते हैं,
या आप ऐसे भी बोल सकते हो हर साल लीज रेंटल 10% बढ़ेगा, या ऐसे ही बोल सकते हो हर साल लीज रेंटल 10% घटेगा। यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले 2 साल बिल्कुल नहीं और फिर बाद में हम लीज रेंटल पे करेंगे, 0 से लेकर 2 तक कोई रेंट नहीं। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन नेगोशिएट द लीज टर्म। और बहुत बार लेसी जो है वो राजी भी हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ कैश फ्लो। आप लेसी हैं, आपके बिजनेस में कैश फ्लो कैसे आता है उसके हिसाब से आप लीज रेंटल डिसाइड कर सकते हैं या पेमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि पहले कुछ साल मेरी इनकम कम होगी तो आप कम लीज रेंटल नेगोशिएट करना पहले 2 साल, और बाद में फिर आपको लगता है कि अरे आपकी इनकम बढ़ सकती है तो बाद के सालों में आप ज़्यादा लीज रेंटल पे कर सकते हैं। इस तरह से आप लेसर को कन्विंस कर सकेंगे कि देखो मेरी इनकम जिस तरह से होगी, कैश फ्लो जिस तरह से होगी, उस हिसाब से मैं आपको लीज रेंटल पे करूंगा। इज इट राइट? कुछ और एडवांटेज नीचे देखते हैं। सिंपल प्रोसीजर। अगर आप बैंक लोन लेने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। बैंक बोले कि पहले एक काम करो, इनकम टैक्स रिटर्न निकालो पिछले 3-4 सालों का, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट निकालो, ऑडिट रिपोर्ट निकालो, ठीक है, और उसके बाद बोलेगी ये फॉर्म भरो 15 पेज का। फिर बोलेगी एक काम करो अभी 1 महीने बाद आना, ये फॉर्म तुम्हारा जाएगा हेड ऑफिस प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद अगर उन्होंने आपको लगा उनको कि ठीक आदमी है तो लोन देंगे, नहीं तो बाय बाय। फिर आप लेसर के पास गए, उन्होंने कहा आओ बैठो, बोलो क्या चाहिए। आपने कहा ये मशीन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। ले जाओ मतलब बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन। तो जो काम आपका बैंक 10 दिन में करता है वो लेसर आपका काम 2 दिन में कर देगा। और इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, इतने सारे एग्रीमेंट भी नहीं। ठीक है। तो इसलिए लीज का बिजनेस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि कम समय में आपको जल्दी से एसेट मिल जाता है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले पैराग्राफ 2 में देखा, जब आप लीज रेंटल पे करेंगे तो उस पर टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। एक और एडवांटेज है लीज पे लेने से एसेट को, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल, आपके जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो बहुत इंप्रूव्ड दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बहुत इंप्रूव्ड। सपोज मान लो 2 कंपनी है, जल्दी से एग्जांपल समझने के लिए। एक है ए जो एक एसेट ओन करती है, और एक है बी जो एसेट लीज पे लेती है। तो इन्होंने ओन किया है तो इन्होंने एसेट परचेज किया। सब एसेट्स, टोटल एसेट इनके बिजनेस में 1000 करोड़ रुपए का है। इसने सिर्फ 400 करोड़ के एसेट परचेज के 600 लीज पे लिया है। 600 और 400 परचेज, कुछ तो परचेज करना होगा ना। फिर इनका प्रॉफिट हुआ, सेम बिजनेस में है तो इसकी भी प्रॉफिट 100 करोड़, इसकी भी प्रॉफिट 100 करोड़। थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है क्योंकि ये आदमी डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेगा और ये रेंट प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? ए की बुक्स में डेप्रीशिएशन ऑन एसेट दिखेगा, वहीं बी की बुक्स में रेंट ऑन लीज्ड एसेट दिखेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। अब हम निकालेंगे रिटर्न ऑन टोटल एसेट एम्प्लॉयड। इस व्यक्ति ने 1000 करोड़ रुपए लगाया, 100 करोड़ कमाए, तो इसका रिटर्न ऑन टोटल एसेट 10% है। इसने अकलमंदी दिखाई, इसने 400 के एसेट परचेज के, बाकी 600 लीज पे ले लिया। तो इनका खुद का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 400 का हुआ, कमाई इसकी भी उतनी होगी या कमाई अलग होगी? एसेट से इनकम तो उतनी जनरेट होगी ना। जो एसेट अगर आप यूज करते, ये कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ, वो सामने वाला उसको रेंट पे लिया है, इनकम तो एसेट से उतनी जनरेट होगी। तो दोनों की इनकम सेम है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन टोटल एसेट 25% है। वाह, ये है विंडो ड्रेसिंग। यानी बाहर के लोग जब दोनों कंपनी की रिटर्न कंपेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि वाह बी बहुत अच्छा है, बी बहुत
अच्छा है बिकॉज इसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है। इज इट राइट? एक और एग्जांपल देता हूँ विंडो ड्रेसिंग का। कभी कोई पूछे विंडो ड्रेसिंग का एग्जांपल, तो ये लीज बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक कंपनी है ए, एक है बी, एक एसेट ओन करती है, एक एसेट लीज पे लेती है। इनका टोटल एसेट्स हैं 1000 करोड़, इसका 400, 600 लीज पे लिया है। इनका सेल्स है, इनका सेल है मान लो 5000 करोड़। सेल्स तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं एसेट लीज पे लूंगा तो क्या मेरा सेल्स चेंज होगा? क्या ऑफिस में आप पूछ कर आए थे कि ये कंप्यूटर जो है सर ने जो यूज करते क्लास में लीज पे है कि ओन्ड है, पूछ के एडमिशन लिया था? नहीं ना। मूवी देखने जाते पूछते हैं थिएटर वाले से, भाई साहब बताओ जरा ये थिएटर ओन्ड है या लीज्ड है? ओन्ड है तो ही मैं मूवी देखूंगा, लीज्ड वाले थिएटर में मैं नहीं देखता। आपको क्या लेना देना है? हमारा रेवेन्यू तो उतना ही होगा। अब हम एसेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, 5 टाइम्स 5000 अपॉन 1000। यहां देखना 5000 अपॉन 400 करके बताओ जरा। कैलकुलेटर लाएं कि घर पे बेच दिए या किसी को लीज पे दे दिए? 12.5 टाइम्स। देख रहे हो चमत्कार लीज का? विंडो ड्रेसिंग। कोई भी जो परफॉर्मेंस एनालिसिस करेगा बोलेगा इसका रिटर्न ऑन एसेट एम्प्लॉयड 25% है, सेल्स एसेट टर्नओवर रेशियो 12.5 टाइम्स है, जबकि ए का जस्ट 5 है। तो ऐसा लगता है कि बी का परफॉर्मेंस ए से अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, शोइंग बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट इट एक्चुअली इज। वो भी एसेट 1000 का यूज कर रहा है एक्चुअली में, लेकिन बुक्स में कितना दिख रहा है? 400 ही दिख रहा है। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि वो एसेट ऑपरेटिंग लीज में है, क्योंकि बहुत कंपनी ऐसे विंडो ड्रेसिंग करती थी, इसलिए इंस्टीट्यूट ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 निकाला। अब एस 19 में अगर ये फाइनेंस लीज होगा तो उस केस में बी की बुक्स में भी एसेट दिखता है अंडर एस 19। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज रहा तो आप ये विंडो ड्रेसिंग अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस लीज रहा तो ये विंडो ड्रेसिंग अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए थर्ड बेनिफिट क्या है? थर्ड बेनिफिट है लेस रिस्क। थर्ड बेनिफिट है लेस रिस्क। आज टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीड से बदल रही है, बोलो हाँ या ना। आपने अगर एसेट परचेस किया, कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट परचेस किया और अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप एसेट ओन करेंगे। इज इट राइट? एक काम करो, रिस्क नहीं लेना है तो एसेट को लीज पे ले लो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई वापस कर देना। द रिस्क ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ये रिस्क किसके सर पे है? लेसोर के सर पे है। लेसी के सर पे रिस्क नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट। ऑपरेटिंग लीज में आपको 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा। ऑपरेटिंग लीज यहां पर भी वर्ड यूज हुआ है, यहां भी इसका मतलब शॉर्ट टर्म लीजेस। ऑपरेटिंग लीज मतलब, वेरी गुड। अगला एडवांटेज नंबर 8, सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक भी एक एडवांटेज है लेसी के लिए। कैसे, जरा देखते हैं। ये है आपका घर, ठीक है, पीछे भी एक भागने का रास्ता है। ठीक है, ये है आपका घर। आप बूढ़े हो चले हैं, 60 साल की महिला हो चुके हैं आप। ठीक है, सारे पैसे खत्म हो गए, सिर्फ क्या बचा है? घर बचा है। अब आपके को पैसा भी चाहिए और घर में रहना भी है। पैसा भी चाहिए, घर में भी रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस एसेट को एक लेसर को बेच दो। ठीक है, यह है लेसर, इसको आपने बेच दिया तो सेल किया।
तो आपको फंड्स मिल गए, 50 लाख रुपए मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ एसेट अकाउंट 50 लाख आ गए। फिर इसको बोलो, इस लेसर को, भाई साहब मैं एक 60 साल की बुढ़िया, मैं कहाँ जाऊं, मुझे यही घर लीज पे दे दो। वैसे भी आप किसी को लीज पे देने वाले ही हैं, रेंट कमाने वाले ही हैं, तो क्या करो, मुझे ही दे दो। इज इट राइट? तो ये भी सोचेगा, अरे वाह, तुरंत एक ग्राहक भी मिल गया, टाइम भी नहीं लगा, है कि नहीं? तो बोला ठीक है माँ जी, ये ले लो 2 लाख रुपए, साल के रेंट दे देना। ठीक है, फायदा हो गया ना लीज का, सेल भी किया, पैसे भी आ गए। अब आपको साल में 2 लाख रुपए लीज रेंटल देना है, तो 2 लाख देते रहना, आपका जीवन गुजर जाएगा, तब तक आप भी गुजर जाएंगे। इज इट राइट? तो दैट इज सेल एंड लीज बैक। बिजनेस में भी कभी कभी ऐसा होता है। मेरी एक एयरलाइन कंपनी थी, ठीक है, कुछ साल पहले मेरे पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। अब ये एयरक्राफ्ट जो है उड़ नहीं रहे हैं, जमीन पे ही है। तो हमने क्या किया, लेकिन हम चाहते हैं हम ये एयरलाइन की बिजनेस दोबारा स्टार्ट करें, तो हमने इन एयरक्राफ्ट को सेल कर दिया एक व्यक्ति को। तो सेल किया, पैसे आ गए, 100 एयरक्राफ्ट को बेच के 1000 करोड़ रुपीस कैश आ गया। अब बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, फंड्स आ गए। और यही एयरक्राफ्ट हमने लीज पे ले लिया, तो हमें वापस नए एयरक्राफ्ट खरीदने की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हमारा बिजनेस भी टेक ऑफ हो गया, एयरक्राफ्ट के साथ साथ बिजनेस भी टेक ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये सेल एंड लीज बैक का फायदा। समझ में आई थोड़ी बहुत बात? आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी बाइक किसी को बेच करके वापस लीज पे ले लेना, पैसे खत्म हो जाएंगे तो। नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल, नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल। एक और दिक्कत है, सपोज आपके बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे पूरा हो सकता है? या तो आप पहले इक्विटी रेज करो, फिर एसेट परचेज करो, या फिर आप लोन लो फिर एसेट परचेज करो, या फिर एक तीसरा उपाय भी है मेरे पास आज, एसेट को लीज पे ले लो। इक्विटी अगर हम इशू करके फंड्स रेज करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, लोन इशू करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। अगर कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं करना है, रिस्क भी नहीं बढ़ाना है, तो हम एसेट को लीज पर ले सकते हैं। इसलिए आजकल लीज का बिजनेस जो है बहुत ही जोरों पर है। आ जाइए, एडवांटेज टू लेसर, टिक मार्क अगेन, VI। VI का फुल फॉर्म, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बताया जा चुका एक बार। एसेट का मालिक कौन है? एसेट का मालिक कौन है? लेसर। कल को अगर लेसी ने रेंट नहीं दिया तो वो क्या करेगा? एसेट को रीपरचेज कर लेगा, बिकॉज वो लीगल ओनर है, एसेट उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। वो पुलिस को लेकर जाएगा, बोलेगा देखो ये है लेसी, इसने ये मेरा एसेट लीज पे लिया, इस एसेट की ये कागज मेरे नाम पे है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे है, इसने रेंट नहीं भरा, चलो ट्रक में भरेगा एसेट, ले पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है लेसर को। जब वो रेंट पे देता है तो उसको रिस्क नहीं। अगर लेसी ने रेंट नहीं पे किया तो वो एसेट रिपरचेज कर सकता है। सो इट इज अ सेफ एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग। इज इट राइट? दूसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। मैंने आपको पैराग्राफ 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि डेप्रीशिएशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? लेसर को। भले एसेट कोई और यूज कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में मालिक को डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलता है। इज इट राइट? तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा लेसर को, और डेप्रीशिएशन का काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगर महंगा एसेट है, जैसे कोई कमर्शियल व्हीकल है, सोलर इक्विपमेंट है, तो उसकी
टैक्स सेविंग बहुत होती है। टैक्स सेविंग यानी कैश सेविंग, उसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। उसका रेट ऑफ रिटर्न, डिप्रिसिएशन टैक्सशील की वजह से उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफी बढ़ जाता है। इसलिए भी लेसोर काफी इंटरेस्टेड है एसेट को लीज पे देने के लिए। दोपहर में सोते रहेंगे, कभी कभी फोन आ जाता है मुझे, सर आपको कार चाहिए क्या लीज पे? मैंने बोला नहीं सर, ले लीजिए, मर्सिडीज कार है। मैंने बोला अच्छा, अब ठीक लग रहा है थोड़ा बातचीत करने में। हाँ बोलो। तो बोलता आप ले लीजिए, हम आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीने का लीज रेंटल चार्ज करेंगे, 8 साल तक भरते रहना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसने मुझे क्यों ऐसा बोला। आज पता चला कि उसको डेप्रीशिएशन का टैक्सशील मिलेगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। एसेट यूज करूंगा मैं, डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा लेसर को, है कि नहीं। तीसरा बेनिफिट क्या है? रेगुलर कैश इनकम। सपोज आपके पास ये मान लो फिर से वही आपका घर आ गया, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाली पड़ा है घर, आपके पास रहने के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा बंगलो है, ये एक घर खाली पड़ा, क्या करेंगे? बंद रखेंगे या किसी को लीज पे दे देंगे? इससे क्या होगा? आपको रेगुलर कैश इनकम होगा। आप बोल देंगे लेसी को मुझे हर साल 5 लाख रुपए रेंट चाहिए, तब घर बैठे आपको हर साल 5 लाख रुपए रेगुलर इनकम चालू हो गई, आराम से जीवन जिएंगे। उसी तरह जिनके पास कोई भी एसेट होता है वो उसको लीज पर देकर रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। चौथा बेनिफिट क्या है? लेसर इज द ओनर, भूलना नहीं इस चैप्टर में। तो जब हम एसेट को सेल करेंगे तो सैल्वेज वैल्यू किसको मिलेगी? लेसर को, बिकॉज ही इज द ओनर। लेसी को सैल्वेज वैल्यू नहीं मिलता, ये एक डिसएडवांटेज है उसके लिए। एक और एडवांटेज देखना लेसर के लिए, इट इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ लेंडिंग। अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, तो दो तरह से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास 10 लाख रुपए हैं, एक ऑप्शन है आप बैंक में एफडी कर दो, खुश रहो, बैंक आपको 8% इंटरेस्ट देगी। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, सरकार भी आपको 7 से 8% इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तीसरा एक काम करो, पहले एक एसेट परचेज करो, फिर इस एसेट को लीज पर दे दो। इस पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई हो सकता है, डिपेंड करता है आपने सामने वाले ग्राहक को किस रेट पे दिया, ठीक है। कभी कभी आपको 20 से 30% भी रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, तो क्या अच्छा है? 8% अच्छा है या 20-30% अच्छा है? हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत आपके अंदर बिजनेस स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी के साथ नेगोशिएट करना है, एग्रीमेंट फाइनल करना है, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, और फिर उसके बाद एसेट लीज पे देना है। लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट मेथड ऑफ लेंडिंग ओनली। बैंक को लेंड करना, गवर्नमेंट को लेंड करना, या किसी लेसी को लेंड करना, लेकिन डायरेक्ट लेंडिंग की वजह हम क्या करते हैं? एसेट उसको हम लेंड कर देते हैं, जिससे हमारा आरओआई बढ़ जाता है। लेसर को एडवांटेज ओनरशिप, पॉइंट नंबर 1 में कवर हो चुका है। हाई रिटर्न, ये भी पॉइंट नंबर इसमें कवर हो चुका है। और डेट सिक्योरिटाइजेशन, क्या आपने कभी डेट सिक्योरिटाइजेशन सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका घर, थोड़ी देर के लिए समझ लो ऐसा ही है, ठीक है। इसको क्या करना, रेंट पे दे देना, लीज पे, तो आपको हर साल लीज रेंटल मिलेगा। मान लो 10 ईयर लीज है, और हर साल आपको 10 लाख रुपए पर एनम मिलने वाला है। तो अगले 10 सालों तक आपको 10-10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, बोलो ना हाँ। लेकिन कब मिलेंगे? अगले 10 सालों में। तब तक क्या करना है? आराम, बैठे रहो। पहले साल के एंड में 10 लाख का एक चेक आ गया, फिर 1 साल तक कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर 12 महीने बाद फिर एक और 10 लाख का चेक आ जाएगा।
लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और कमाऊं। क्या कमाऊं? और कैसे कमाएंगे? एक बैंक के पास जाना या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना या ऐसी किसी एजेंसी के पास जाना, ठीक है, उनको बोलना कि ये जो 10-10 लाख मुझे मिलने वाले हैं, ये मैं आपको असाइन कर देता हूं। ये मैं आपको असाइन कर देता हूं, मतलब अब मैं लेसी को बोलूंगा तुम मुझे मत देना, बैंक को देना। बैंक बोलेगी लेकिन वो तो मुझे 10-10 लाख 10 साल बाद मिलेगा, आपको क्या फायदा है? बोला आप मुझे आज ही लोन दे दो। बैंक से हम क्या करेंगे? लोन ले लेंगे आज। कितना? कितना लेंगे? गेस करो। 10 लाख इंटू 10 लेंगे या 10 लाख इंटू 10 का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे? ऑफ कोर्स प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? बैंक बोलेगी हम आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हम ये अमाउंट तो हम बैंक को अगले 10 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो प्रेजेंट वैल्यू आया 70 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू 70 लाख आया ना, क्योंकि ये 1 करोड़ है, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा सा कम आएगा। 70 लाख रुपए मुझे आज ही मिल गए। अब मुझे अगले 10 साल की चिंता नहीं है। अगले 10 साल अब क्या होगा? लेसी जाकर बैंक को रेंट पे करेगा, लेसी जाएगा बैंक को रेंट पे करेगा, मेरा कोई हेडेक नहीं है। यानी जो इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना था मेरी जगह मेरा लेसी पे करेगा। लेकिन मेरे पास 70 लाख रुपए आ गए, अब मैं क्या करूंगा? इस 70 लाख से एक और घर बनाऊंगा। 70 लाख से एक और घर बन गया। घर फिर उसको रेंट पे देंगे, फिर बैंक के पास जाएंगे, फिर बैंक से लोन लेंगे, फिर एक और घर बनाएंगे। ये लो एक और घर बन गया, तीसरा घर बन गया, है कि नहीं? फिर पैसे आ गए। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि एक घर से अनेक घर का निर्माण कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डेट सिक्योरिटाइजेशन। मतलब आप एक ही एसेट को बार बार रोटेट करके और बिजनेस जनरेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डेट सिक्योरिटाइजेशन। इज इट राइट? डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में और चर्चा होगी। एक चैप्टर है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज तो हमने देख लिया। स्टूडेंट रट्टा मार के चला गया एडवांटेज, और उन्होंने क्या पूछ लिया? डिसएडवांटेज। तो रट्टेबाजू जरा और ध्यान में रखना, कभी कभी डिसएडवांटेज भी पूछ सकते हैं। तो एक तो लेसी को डिसएडवांटेज क्या है? ये डिसएडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं? लिखो यहाँ पे लेसी। ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस लिखे गए हैं। ओके, कि जनरली उसको मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। नो मॉरेटोरियम पीरियड, बट यहां पे लिखो जनरली, यानी जनरली उसको मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। सो आप पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड? मन में सवाल आया ना? सो मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब है, जैसे मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, यहां पे बिजनेस स्टार्ट किया ईयर 0 में। पहले साल दूसरे साल हमें लगता है इनकम ज्यादा नहीं होगी। जब इनकम होगी ही नहीं तो मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा। तो नॉर्मली कुछ कुछ बैंक क्या करती है, आपको बोलती ठीक है पहले साल दूसरे साल इंस्टॉलमेंट मत भरना, तीसरे साल से इंस्टॉलमेंट भरना चालू करो। तो ये जो 2 ईयर जितने आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा उसको हम बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। ओके, इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है यहाँ पे। क्यों नहीं भरना? क्योंकि अभी भी नया नया प्रोजेक्ट चालू है, अभी तो बस मार्केट में उतरे हैं, अभी इतनी इनकम नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। लेकिन जो लेसर होते हैं बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपको मॉरेटोरियम पीरियड नहीं देंगे। नॉर्मली बैंक्स दे देती है, लेकिन ये हो सकता है नहीं दें, तो ये एक डिसएडवांटेज है।
अगर मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिला तो नए बिजनेस में दिक्कत क्या होगी, जितनी आपकी इनकम नहीं होगी उससे ज्यादा आपको रेंट पे करना पड़ जाएगा। समझ में आया? रेंट पे करने के लिए इनकम भी तो चाहिए ना, लेकिन नए बिजनेस में पहले 2-3 साल इनकम नहीं होगी, लेकिन जो कमाएंगे नहीं वो रेंट पे करने में ही चला जाएगा। ये नुकसान हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है वारंटी। एसेट का मालिक कौन? एसेट का मालिक कौन? लेसर। यूज कौन कर रहा है? तो एसेट पे जो वारंटी मिलती है वो किसको मिलेगी? लेसर को मिलेगी या लेसी को मिलेगी? लेसर को। वारंटी मतलब जानते हैं? कभी आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदा है, उसमें रहता है ना वारंटी, अगर 2 साल में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। टीवी खरीदते तो 2-3 साल की वारंटी रहती है। रेफ्रिजरेटर खरीदते तो 2-3 साल की वारंटी। ये एसी में 3 साल की वारंटी। तो आजकल हर एक प्रोडक्ट में कुछ वारंटी रहती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। लेकिन अगर आपने एसेट लीज पे लिया तो ये वारंटी आपके नाम पे नहीं होगी, लेसर के नाम पे होगी। इज इट राइट? तो अगर एसेट में मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप डायरेक्टली डीलर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। डीलर बोलेंगे कि आप कौन, हमने आपको तो नहीं बेचा, आप लेसर के पास जाओ। तो पहले आप लेसर के पास जाएंगे, फिर लेसर डीलर के पास जाएगा, फिर डीलर आपके पास आएगा। तो काफी चेन लंबी हो जाती है। हो सकता है आपको काफी बिजनेस का नुकसान हो जाए उस केस में। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज। जैसे मान लो आपने कोई ये ऑफिस लिया, ये ऑफिस है, लीज पे लिया, क्या आप इसमें बीच में ऐसे 2-3 पार्टीशन लगा सकते हैं तोड़ तोड़ कर? बोलो ना हाँ या ना। आप बोलेंगे नहीं मुझे टॉयलेट यहाँ पे नहीं चाहिए, बहुत दूर है, यहाँ पर चाहिए, तो इसको तोड़ दिया, यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया। कर सकते हैं अगर एसेट लीज पे हो तो? हाँ जी, नहीं कर सकते हैं। जो एसेट जैसा है बस वैसे ही उसको यूज करना है। तो चेंज भी करना होगा तो पहले किसकी परमिशन लगेगी? लेसर की परमिशन लगती है। ठीक है? तो द लेसी मे नॉट बी परमिटेड टू मेक एडिशन और ऑल्टरेशन टू सूट हिज नीड्स। ध्यान में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। कभी कभी कुछ लेसर बोलते हैं सिर्फ 7 से 10 बजे तक, 10 PM, हाँ, इसी दौरान एसेट यूज करना है, इसके पहले इसके बाद नहीं। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो आपका जो काम है वो रुक सकता है इन सब रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और तीसरा आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आप ओनर नहीं है, मालिक होने की जो फीलिंग आती है वो नहीं आ पाएगी। ठीक है? एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है कि जब आपका लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो रेसिडुअल वैल्यू का बेनिफिट कौन उठाएगा? द लेसर, ही इज द ओनर। ठीक है? तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे, लीज पीरियड। लीज पीरियड 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो व्हाट इज प्राइमरी? आज कैलकुलेटर लाए हो ना? सपोज ईयर 0 में हमने एक एसेट लीज पे दिया जिसकी कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है? और ये लीज टर्म 5 ईयर का है। लीज टर्म 5 ईयर है और लीज रेंटल कुछ इस तरह से है, 3 लाख पर एनम। अब देखना क्या हुआ, लेसी मुझे 15 लाख रुपए टोटल देगा, जबकि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है इस एसेट में? 10 लाख। लेसर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख। कमाई कितनी हुई पूरा मिला के? 15। तो इसमें आपका कॉस्ट भी रिकवर हो गया और ऊपर के जो 5 लाख है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आपने पैसा आज इन्वेस्ट किया था, आपको इनकम हो रही है फ्यूचर में, लेकिन आपने पूरे का पूरा वसूल लिया उस लेसी से। तो ये जो 5 साल, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लीज पीरियड। प्राइमरी लीज पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द एंटायर वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिकवर्ड। कुछ कुछ लेसर लीज रेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। उसने कहा लेसी को तुम एसेट 10 साल के लिए लो, तुम एसेट 10 साल, पहले 5 साल 3 लाख पर एनम, 5 ईयर इंटू 3, और अगले 5 साल सिर्फ तुम मुझे 5,000 रुपए देना। अरे ये क्या, पहले 5 साल 3 लाख रुपए और अगले 5 साल ओनली केवल मात्र 5,000 रुपए, यानी ये पीरियड में हम बहुत कम रेंट चार्ज करते हैं, कभी कभी चार्ज नहीं भी करते हैं। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पीरियड। लेसर सोच रहा हमने अपना पूरा पैसा तो वसूल ही लिया है, जो मुझे इन्वेस्टमेंट था, जो रेट ऑफ रिटर्न था, सब हो गया है, अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ये क्या है, फॉर्मेलिटी। सो दिस इज द पीरियड बियॉन्ड प्राइमरी पीरियड। हमारे इस एग्जांपल में प्राइमरी पीरियड 5 साल है, ड्यूरिंग विच लेसी पेज वेरी नॉमिनल लीज रेंटल। सोचो ना, पहले 5 साल कहाँ वो 3 लाख पे कर रहा था, अब वो सिर्फ 5,000 रुपए पे कर रहा है। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लीज पीरियड। आपसे कोई पूछे टोटल लीज पीरियड कितना, तो आपका आंसर होगा 10 ईयर। प्राइमरी कितना है, 5 ईयर। सेकेंडरी कितना है, इस एग्जाम्पल में 5 ईयर। टोटल है 10 साल। जब आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये 3 लाख भी लेना है 5 साल के लिए, और ये 5,000 लेना भी है 5 साल के लिए। हमें पूरे कैश फ्लो को कंसीडर करना है अपने कैलकुलेशन में, ध्यान में रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी पूरी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो 1 से 5 3 लाख है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और 6 से 10 5,000 रुपीज इसकी भी प्रेजेंट निकालेंगे। फिर जो भी आएगा उसका टोटल करेंगे, वो हमारे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल देगा। ठीक है, चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लीजिंग। टाइप्स ऑफ लीजिंग। एक क्वेश्चन तो यहां से मुझे उम्मीद है कि वो पूछेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग लीज। पहले पेज में इसका 2 बार जिक्र हो चुका है। क्या हो चुका है, व्हाट इज दैट, उल्लेख। हाँ, तुम तो एक और कड़े शब्द का आंसर दूसरे डिफिकल्ट शब्द से दे रहे हो, मतलब उसका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, उल्लेख हो चुका है। सो ऑपरेटिंग लीजेस आर फॉर स्मॉलर पीरियड। ऑपरेटिंग लीजेस आर फॉर स्मॉलर पीरियड। स्मॉलर पीरियड का मतलब सपोज एसेट की लाइफ 10 साल है, ठीक है, एसेट की लाइफ 10 साल है, और लीज पीरियड या लीज टर्म सिर्फ 2 साल है, 1 साल है। जैसे आप हॉस्टल में जो लोग रहते हैं या जो रेंट के घर पे रहते हैं, वो आप ऑपरेटिंग लीज में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एसेट की लाइफ बहुत साल है, 40-50 साल तो हो सकता हो, लेकिन आपका लीज टर्म कितने पीरियड का रहता है, 1 2 3 साल का रहता है, तो ऑपरेटिंग लीज है। तो मान लो एक दिन हम लोग गोवा चले गए, ठीक है, 1 महीने के लिए चलेंगे। कौन कौन जाने को तैयार है, वाह, पूरी क्लास। तुम लोग को बस मौका चाहिए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए। हाँ, असल में नहीं जाना। तो वहां पर हमने सोचा अब 1 महीना गोवा में रहना है, एक कार रेंट पे ले लेते हैं, फिर अपनी खुद कार चलाएंगे, खुद घूमेंगे। तो वो ऑपरेटिंग लीज हुई या फाइनेंस लीज हुई, ऑपरेटिंग लीज। कार की लाइफ 10 साल, लेकिन हम उसको यूज करना सिर्फ 1 महीने के लिए। इज इट राइट, तो हो गया ऑपरेटिंग लीज, जहां पे लीज टर्म बहुत छोटा होता है और एसेट की लाइफ बहुत ज्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, द सम ऑफ ऑल द लीज पेमेंट बाय द लेसी does not necessarily fully provide for the recovery of the cost of the asset। अब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ये कार 10 साल इसकी लाइफ होती है कार की, मर्सिडीज कार है 45 लाख रुपीस की। एक कंपनी ने क्या किया, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए 2 साल के लिए सिर्फ इसको लीज पे लिया है। कंपनी में जो एमडी होते हैं, उनके लिए कंपनी कार खरीदती नहीं है, लीज पे लेती है। कल को एमडी बदल गया
तो कार भी साथ में लेकर जाएगा वो। या फिर दूसरा एमडी आएगा, बोलेगा मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए। तो जितने एमडी उतने नखरे, हैं कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे, नए एमडी के हिसाब से बीएमडब्ल्यू मंगा लेंगे। तो 2 साल में लीज रेंटल कितना चार्ज करेगा वो? 45 लाख चार्ज करेगा लीजिंग कंपनी। मान लो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 15 लाख चार्ज कर लेगा, ठीक है। एक एसेट की जो कॉस्ट होती है वो आप एक ही लेसी से रिकवर नहीं करते हैं, यहाँ पे अनेक लेसी से रिकवर करते हैं। क्यों? ये जब छोड़ के जाएगा 2 साल बाद, उसको आप फिर किसी और को वो एसेट दे देंगे लीज पे। तो दूसरी फीचर क्या होती है ऑपरेटिंग लीज की, कि वही एसेट बार बार दूसरे लेसिस को लीज आउट किया जाता है, और ऐसे कई लेसिस को लीज आउट करने के बाद एसेट की कॉस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकवर होती है, लेकिन किसी एक पार्टी से पूरा कॉस्ट या पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकवर नहीं होता है। ऑपरेटिंग लीज की एक और खासियत है कि जनरली ये मल्टीपल लोगों को लीज पे दे दिया जाता है। आप हॉस्टल छोड़कर जाएंगे तो क्या होगा, कोई और आएगा। गोवा से आप 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे क्लास में, उसी कार को किसी और को रेंट पे दिया जाएगा। तो एक ही एसेट को बार बार हम लीज आउट करते हैं, ठीक है। चौथी फीचर है द लीज कैन बी कैंसल्ड बाय द लेसी प्रायर टू इट्स एक्सपायरेशन एट अ शॉर्ट नोटिस। अगर ये लीज कैंसिल करना हो तो क्या करना है, नोटिस देनी है लेसर को कि मुझे नहीं चाहिए, महीना या 2 महीना की नोटिस देने के बाद आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह अगर लेसर भी चाहे तो आपको 1-2 महीने की नोटिस देकर बोल सकता है कि अभी एसेट मुझे वापस कर दो। कैंसिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग लीज किस टाइप के एसेट के लिए सुटेबल है, या ऑपरेटिंग लीज किन सिचुएशंस में सुटेबल है। तो यहां पर उसका जवाब होगा, मान लो कोई ऐसा एसेट जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस जिसकी हो सकती है, एसेट की टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस होने का खतरा है, टेक्नोलॉजी चेंज होने से एसेट जो है अब हमारे लिए आउटडेटेड हो सकता है। तो वैसे एसेट के लिए आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग लीज पे जाना। कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपका रिस्क नहीं, आप एसेट वापस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जब आपको पता नहीं कि आपको एसेट कितने समय के लिए लगने वाला है, ठीक है। जब आप सीए बन जाएंगे कुछ समय बाद, एक दूसरे सिटी में जाएंगे जॉब करने के लिए, फिर आपको पता नहीं कि मेरी कंपनी मुझे इस सिटी में कितने दिन रखने वाली है, साल भर, 2 साल, 20 साल, 50 साल, अनसर्टेनिटी है अभी आपको। क्योंकि आपकी कंपनी बोलती है अगर हम चाहें तो आपको हम दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आप एसेट बाय करेंगे या ऑपरेटिंग लीज पे लेंगे। ऑपरेटिंग लीज अच्छा है ना। मान लो कंपनी ने बोला चलो अब तुम एक काम करो, पुणे से कोलकाता चले जाओ, तो यहाँ पर उस एसेट को आप वापस कर सकते हैं ना, फिर वापस वहां जाके एसेट लीज पे ले सकते हैं। पूरा एसेट को यहाँ से वहां तक ढोकर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको एसेट कितने समय के लिए यूज करना है वन सर्टेन हो, तब यूज कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन थोड़े समय बाद पैसे आ जाएंगे, तो उस पीरियड के लिए क्या करेंगे, एसेट लीज पे ले लेंगे, ऑपरेटिंग लीज पे। जैसे मान लो अभी आप स्टूडेंट हैं, 1 साल बाद सीए बन जाएंगे, 2 साल बाद सीए बन जाएंगे, 3 साल बाद, कई साल बाद, ठीक है। तो सीए बनने के तुरंत बाद तो आप घर नहीं खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे पहले 2-3 साल अच्छे से कमा खा लो, लेकिन 2-3 साल तक कहाँ रहेंगे, एक हाउस रेंट पे लेंगे अंडर ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो कभी कभी मेरे पास पैसे अभी नहीं है, बाद में होंगे, तब तक के लिए, जब तक पैसे ना आ जाए तब तक ऑपरेटिंग लीज से काम चला लेना, ठीक है। अब एक और टिक टिक लगाओ, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज इज अ लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लीज का मतलब 20 साल, 30 साल या 150 साल नहीं। लॉन्ग टर्म इज अ रिलेटिव टर्म, इट मीन्स द लीज टर्म is almost equal to
the economic life of the asset. The lease term is almost equal to the economic life of the asset. कोई भी एसेट की यूजुअली एक लाइफ होती है कि नहीं? जैसे ये प्रोजेक्टर है, भले अच्छी कंपनी का है, लेकिन हमें ही पता है कि ये प्रोजेक्टर अधिक से अधिक 8 साल चलेगा और लीज टर्म भी 8 साल है या 7 साल है, मान लो ऑलमोस्ट इक्वल टू लिखा है मैंने, थोड़ा साल 2 साल कम बेसी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड लीज टर्म, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज. ओके, किसी एसेट की लाइफ 5 साल है मान लो और लीज टर्म भी 5 साल है, तो हो गया फाइनेंस लीज. यूजुअली देखा जाता है कि लीज टर्म और इकोनॉमिक लाइफ सेम होते हैं. दूसरा, यहाँ पे ये सब लीज जनरली कैंसिल नहीं होते हैं. दीज लीजेज आर नॉन कैंसिलेबल. नॉन कैंसिलेबल मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने 2 महीने की नोटिस दी और बोले बस ये ले लो अपना एसेट. लेसोर बेचारा नुकसान में चला जाएगा, फिर उसको एक और नया लेसी ढूंढने में टाइम लगेगा. तो ऐसे लीजेस यूजुअली नॉन कैंसिलेबल होते हैं. अगर आपने कैंसिल किया तो एक बहुत ही हेवी पेनाल्टी देनी पड़ती है. कैंसिल करने की पेनाल्टी हेवी है. कितनी पेनाल्टी जरा देखो, उसके बाद कैंसिल करना. द लेसी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक लीज पेमेंट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिल कर भी दिया मान लो मैंने, 5 ईयर का लीज है, 2 साल बाद के बाद मैं गया और बोला सर मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, वापस लो. उसने कहा ठीक है दे दो, अगले 3 साल का जो रेंट बचा वो भी दे देना. 2 साल तो आपने यूज कर लिया, जो 3 साल यूज नहीं करने वाले हैं आप, वो भी आपको पे करना होगा. कैंसिल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेंट तो आपको 5 साल का ही देना होगा. ठीक है, या कई बार पेनल्टी की अमाउंट बहुत हेवी होती है, तो इसलिए जनरली लेसी भी डर के मारे कैंसिल नहीं करता. कैंसिल करने पे उसको कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उसको बाकी 3 साल का रेंट तो देना ही है. इससे अच्छा एसेट अपने पास ही रखो. तीसरी बात, फाइनेंस लीज में क्या, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट आर बोर्न बाय द लेसी. तो ये जो एसेट से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, अगर ये फाइनेंशियल लीज है तो कौन पे करेगा? लेसी. लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो कौन पे करता है? लेसोर. पॉइंट नंबर 4, द लेसी अक्वायर्स मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द आउटराइट ओनरशिप ऑफ द एसेट. ऊपर में हमने देखा लीज टर्म इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ. तो उस एसेट से जो भी बेनिफिट मिल जाएगा, किसे मिलेगा? लेसी को. मान लो उस एसेट से बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, कौन एंजॉय करेगा? लेसी. कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो भी वो किसका लॉस? लेसी. ओके, जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली अंडरलाइन, कि आफ्टर द लीज टर्म इज ओवर द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट अ नॉमिनल कॉस्ट. क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी उसकी पूरी लाइफ एक पर्सन ने यूज कर ही ली है. मान लो 5 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, 4.5 साल लेसी ने यूज कर लिया. अब 6 महीने के लिए मैं किसको देने जाऊं? तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेसी को दे देते हैं अगर उसने सारे रेंट भर दिए तो, या फिर उसको हम बोलते हैं एक काम करो, मार्केट से 50% डिस्काउंट पे तुम ही खरीद लो. ठीक है, क्योंकि लेसर को ये एसेट बेचने में बहुत दिक्कत होगी, ऑलरेडी इसकी इकोनॉमिक लाइफ पूरी यूज हो चुकी है. दूसरा, उसको किसी और ने इतने सालों तक यूज कर करके खटारा कर दिया है, वापस किसी और को बेचना या किसी और को लीज पे देना बहुत कम सब पीरियड के लिए डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो हम उसी को बेच देते हैं. अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का डिफरेंसेस बताओ. तो मैंने क्या किया है, उसको अच्छे से सजा कर लिख दिया. 1, लीज टर्म. तो अभी ऐसी एग्जाम में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज कर पाएंगे?
तो लीज टर्म इज क्लोजर टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। फाइनेंस लीज में लीज टर्म इज क्लोजर टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, जबकि ऑपरेटिंग लीज में लीज टर्म इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। करेक्ट। कैंसलेशन ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड द लीज कैनॉट बी कैंसल्ड। प्राइमरी लीज पीरियड हमने देखा था, दैट इज द लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द लेसर रिकवर्स द कॉस्ट एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस पीरियड में कैंसलेशन अलाउड नहीं, कैंसिल करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग पीरियड है उसका लीज रेंटल भरना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में आप कैंसिल कर सकते हैं, 1-2 महीने की नोटिस जो आपके एग्रीमेंट में लिखा रहता है उतने की नोटिस दो, कैंसिल करो, मामला खत्म करो। इजी है। पॉइंट नंबर 3, रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि जो रेंट हम रिकवर करते हैं लेसी से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल टू और मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और एटलीस्ट सब्सटेंशियली कवर्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी मेरा कॉस्ट भी निकल गया और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मेरा रेट ऑफ रिटर्न भी हमें मिल गया। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज में एक लेसी से आप पूरा पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी एसेट को फिर दोबारा किसी को देंगे, फिर तीसरी बार किसी को देंगे, और कई लेसीज को देने के पश्चात आपका कॉस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकवर होगा। फोर्थ डिफरेंस क्या है? मेंटेनेंस एंड टैक्सेस। जल्दी बताओ, फाइनेंस लीज में कौन बेयर करता है? फाइनेंस लीज में लेसी, यस। और ऑपरेटिंग लीज में कौन बेयर करता है? लेसर। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस फाइनेंस लीज में कौन बेयर करता है? लेसी। और ऑपरेटिंग लीज में कौन बेयर करता है? लेसर। इंटरेस्ट इन द एसेट, यहां पर एक स्क्रीन पे गलती बुक में सही कर दिया गया है। अगर एसेट फाइनेंस लीज पे दिया गया हो तो लेसर का रोल सिर्फ एक फाइनेंसर जैसा है। लेसर का रोल मतलब ही इज मोर लाइक अ बैंकर। एसेट दिया 5 साल के लिए, उसकी लाइफ भी 5 साल है, आप मुझे रेंट दो, मेरा कॉस्ट भी निकल गया, मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी निकल गया। तो मेरा रोल यहां पर एक फाइनेंसर की तरह है। क्या मैं एसेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा? क्या मैं एसेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा? नहीं। तो मेरा एसेट में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ना तो मुझे रिपेयर्स देखना, ना मेंटेनेंस, ना उसकी टैक्सेस। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग लीज पे एसेट देता हूं तो मुझे ये भी देखना है कि जो लेसी और एसेट को ठीक से मेंटेन कर रहा है कि नहीं। 1 साल बाद तो चला जाएगा, फिर उसको हम दूसरे को देंगे। दूसरे को तभी देंगे जब पहले वाला मुझे वो ठीक कंडीशन में वापस करेगा। तो यहां पर लेसर हैज द ऑप्शन टू लीज आउट द एसेट अगेन टू अनदर पार्टी, इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट एसेट में ज्यादा होता है। सही बात बोलो ना? हाँ। कितने टाइप के लीजेस देख लिए अब तक आपने? 2। एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स, राइट अ नोट ऑन लिवरेज्ड लीज। लिवरेज का मतलब होता है यूज ऑफ डेट। लिवरेज का मतलब यूज ऑफ डेट, यानी इस लीज में 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखना नीचे डायग्राम, उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये है लेसी राइट साइड में, लेसर, मैन्युफैक्चरर, लेंडर। नॉर्मली क्या होता है कि लेसर मैन्युफैक्चरर से एसेट बाय करता है और वो लेसी को लीज पर देता है। जैसे आप किसी कार की शोरूम में जाएंगे तो वहां पे सेल्समैन पूछता है आपसे, परचेज करेंगे या लीज पे लेंगे? इज इट राइट? लीज पे लेंगे तो कोई एक फाइनेंसर भी रहता है जो एसेट को फाइनेंस कर देता है, ठीक है। अब एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, सामने एक स्टूडेंट बैठे हैं, कि मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है। तो चले गए
बैंक के पास। किसके पास गए? बैंक के पास। पहले यहां पर आते हैं लेंडर, बैंक के पास। तो चले गए ये जनता सहकारी बैंक के पास, जेएसबी, ठीक है। और बोले कि मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है 50 लाख रुपए की। तो इसने पूछा बैंक के मैनेजर ने कि भाई आप कौन हो? आपने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। आपकी इनकम कितनी है? आपने कहा 3,500 स्टाइपेंड पर मंथ। ओके, अच्छा, नालायक, मैं ही मिला हूं तुम्हें सुबह से। फिर बैंक के मैनेजर ने एक बेल बजाया, एक वॉचमैन आया, सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने आपको उठाकर बाहर कर दिया। हो गया मर्सिडीज का सपना पूरा। तो आप बाहर निकले रोते रोते। बाहर जब आप निकले, घर की ओर बढ़ रहे थे एकदम उदास, तो रास्ते में मिल गया एक लेसौर, ठीक है। लेसौर ने पूछा, अरे बच्चे, क्या आज तुम्हें ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने बहुत डांटा है क्या? तो आपने कहा नहीं, इस बैंक ने मुझे लोन देने से इनकार कर दिया। तो बोला तुम्हें लोन क्यों चाहिए? बोला मुझे कार खरीदनी है। लेकिन बैंक वाला बोल रहा आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इनकम कुछ नहीं, कहाँ से लोन देगो वो आप चुकाओगे? लेसौर ने कहा चिंता मत कर बेटे, तू मेरे साथ चल, ठीक है। अब दो लोग पहुंच गए यहाँ पे, और लेसर ना बहुत बड़ी कंपनी है, वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी बिग कंपनी, और आप छोटे मोटे लेसी हैं। अब यहाँ पे दो लोग कौन आ गए? एक लेसर और एक लेसी, जो आगे चलकर लेसी होने वाला है। ये दोनों गए इसके पास। लेंडर ने कहा अरे तुम फिर आ गए, अभी तो तुम्हें मैंने बाहर निकलवाया था। तो स्टूडेंट बोल रहा है जरा देखो मेरे साथ कौन है, तुम्हारा चाचा, ओके, तुम्हारा ताऊ जी यहाँ पे आया मेरे साथ, लेसौर। अब बोलो। तो लेसौर ने कहा कि भाई बात क्या, तुम इसको लोन क्यों नहीं दे रहे हो? बोला कि आपको दिखता नहीं, स्टूडेंट है, 3,500 रुपये स्टाइपेंड है। तो इसने कहा एक काम करो, तुम उसे लोन मत दो, तुम उसे मत दो, मुझे दो। मुझे तो दे सकते हो ना, मेरी इनकम 400 करोड़ रुपए है, मुझे तो दे सकते हो तुम। तो लेंडर ने कहा हाँ सर, आप तो बस मुंह खोलिए और इधर लोन हाजिर है। तो फिर क्या हुआ, बात जम गई। लेंडर ने लेसर को लोन दिया क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो बड़ी कंपनी है। फिर लेसर ने वो लोन लेकर मैन्युफैक्चरर से वो एसेट परचेज किया और वो एसेट लेसी को दे दिया। बोला खुश, मिल गया एसेट। हाँ, तो अब इसमें लिवरेज लीज का सवाल क्या है? व्हेन द लेसर uses borrowed money, when the lessor uses to purchase the asset and then give it on lease, purchase the asset and then give it on lease, then such leases are called leverage lease। क्योंकि यहां पर हमने borrowed money को यूज किया है, यहां पर हमने borrowed money को यूज किया है। अब जल्दी से नोट पढ़ते हैं। leverage lease is one that involves a third party who is a lender in addition to the lessor and the lessee. The lessor borrows funds from the lender and himself act as equity participant। समझे? The lessor borrows funds from the lender and himself act as equity participant। तो थोड़ा पैसा खुद का भी लगाता है, थोड़ा बोरो करता है, थोड़ा खुद का भी लगाता है। Normally the amount borrowed is substantial vis-a-vis the funds provided by the lessor himself। तो 50 लाख की वो मर्सिडीज थी, तो हो सकता है उसने 40 लाख बोरो किया और 10 लाख रुपए खुद का लगाया हो।
The third party is usually a financial institution like UTI, insurance company और बैंक. मैंने जनता सहकारी बैंक का एग्जाम्पल लिखा था कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए. Such type of leases are popular in structuring leases of underline very expensive asset such as ship, plane or some other expensive asset. द रीजन इज कि एक्सपेंसिव एसेट को कोई अकेला फाइनेंस नहीं करना चाहता. ठीक है, एक्सपेंसिव एसेट को कोई आदमी अकेला फाइनेंस नहीं करेगा. इतना पैसा कौन लगाए? तो कुछ खुद का, कुछ बोरोड. सेल एंड लीज बैक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो हम आगे बढ़े. सेल एंड लीज बैक मैंने स्टार्ट में बता दिया. आप पहले एसेट को सेल करते हैं और फिर उसी एसेट को लीज पे ले लेते हैं. तो सेलर जिसके पास फंड्स की कमी है उसको फंड्स भी मिल जाता है और वो एसेट को यूज भी कर सकता है. तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जो एसेट आपके पास पहले आइडल पड़े हुए थे आप उसको सेल करके फंड रेज करके उनको फिर से यूज कर सकते हैं. तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा. लेकिन अगर आपने सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी यूज की तो आपका बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है. इज इट राइट? तो यह सेल एंड लीज बैक चर्चा हो चुकी है. 2 एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं. एक 60 साल की बुढ़िया का जो अपना घर बेचकर वापस उसमें रहने लगती है और एक मेरा जिसके पास 100 एयरक्राफ्ट थे लेकिन पैसे नहीं थे तो मैंने उसको बेचकर वापस लीज पे लिया और एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ, बिजनेस भी टेक ऑफ. ठीक है, याद है कुछ? तो वे बैठे क्यों, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सेल एड लीज, सेल्स एड लीज. ये है एक लेसी. ठीक है, और ये है एक लेसोर. सॉरी, लेसोर यहां पे है, थोड़ा दूर चला गया. ये है डीलर. ये है डीलर. ठीक है, ये जो लेसी है आपकी तरह इसको एक कार खरीदनी है. अभी अभी सीए बना है लेकिन इतनी भी पैसे नहीं कमाए कि कार खरीद सके पूरे. तो ये जा रहा था डीलर के यहाँ. ठीक है, ये इधर बढ़ रहा था. इसको डीलर के पास जाना था कार देखने, आज टेस्ट ड्राइव करने. जैसे वो डीलर की ओर बढ़ा रास्ते में लेसोर ने उसको रोक लिया. रास्ते में बीच में आ गया. ये बोला रुको, कहाँ जा रहे हो? तो लेसी ने कहा कि मैं डीलर के पास जा रहा हूं, मुझे कार खरीदनी है. लेसोर ने कहा रुक जाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक कार खरीद सको? तो आपने कहा नहीं, मैं बैंक से लोन ले लूंगा. तो लेसोर ने कहा अरे बैंक वाले ना बहुत नालायक होते हैं, बहुत इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बहुत प्रोसेसिंग फीस लेंगे, बहुत डॉक्यूमेंटेशन फीस लेंगे, पूरे आपका घर द्वार सब गिरवी रख लेंगे, कोलेटरल नहीं देंगे तो आपको रास्ते में छोड़ देंगे. मेरे पास आओ, कार खरीदनी है ना, दो अपना हाथ. आपने हाथ दिया, वो आपके हाथ को पकड़ पकड़ के डीलर तक लेकर गए. डीलर को बोले भाई साहब को एक कार दिखाओ. कार दिखाई. डीलर ने बोला पैसे कौन भरेगा? लेसोर ने कहा मैं भरूंगा, तुम बस कार बोलो. तो लेसोर ने पहले कार परचेस की और उस कार को लेसी को उसने लीज पर दे दिया. ठीक है, तो यहां पे लेसोर का काम क्या है? ये लेसोर इस डीलर को सेल्स बढ़ाने में मदद कर रहा है. सेल्स एड. एड का मतलब जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब हेल्प. इसको हेल्प कर रहा है वो. हो सकता है कि ये जो पर्सन अगर डायरेक्टली इसके पास जाता, भाव सुनता कार का, भाग जाता, तो दिन में ऐसे 10 ग्राहक में हो सकता 3-4 वापस चले जाते हैं.
लेकिन लेसर की वजह से जो 3-4 भाग सकते थे वो भी वहां पर रुक गए। तो इसमें किसको फायदा हुआ? WWW, तीनों को फायदा। इसके लिए भी विन सिचुएशन, इसके लिए भी विन, इसके लिए भी विन, विन 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 सिचुएशन, ट्रिपल डब्ल्यू। नॉर्मली लीज इज WW, इन दिस केस WWW। ओके, लेसी को क्या फायदा? ऑलरेडी स्टार्ट में हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पेज में, कैपिटल इन्वेस्ट किए बगैर एसेट का आनंद। ठीक है, वही कार जो उसको 8 लाख रुपए लगने वाली थी अब 40-40 हजार रुपए करके पे करेगा, लेकिन कार पूरी मिलेगी चलाने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है इस खेल में लेसर को होता है। कैसे? एक तो वो जो डीलर है वो उसको कमीशन पे करता है, क्योंकि आपने उसका सेल बढ़ाया, सेल बढ़ाया तो कमीशन लेगा ना। बोलेगा मैंने देखो सुबह से 3 ग्राहक लाया तुम्हारे लिए, 8-8 लाख की तुम्हारी 3 कार मैंने सेल करवा दी, मैं नहीं होता तो तुम्हारी सेल नहीं होती, तो 24 लाख का मुझे 5% दे दो। ठीक है, तो 2-5% वो भी कमीशन ले लेगा डीलर से, और लेसी से रेंट लेगा, वो लीज रेंटल, उसमें भी कमाएगा वो। तो WW हो गया। डीलर को क्या फायदा है भाई? का सेल बढ़ रहा है, सुबह से वो 7 कार बेच सकता था अपने से, इसकी वजह से 10 कार बेच पाया वो, तो 3 एक्स्ट्रा कार बिकी उसकी, उसका भी प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो तीनों को फायदा है। इसलिए आप जब भी किसी शोरूम में जाएंगे कार या टू व्हीलर की, आप देखना वहाँ पे एक फाइनेंस कंपनी का भी आदमी एक छोटे से काउंटर लेकर बैठा रहता है। वो भी कभी देखा है आपने? नहीं, कार खरीदने नहीं गए। टू व्हीलर कोई रहता है वहाँ पे, ICICI बैंक लिखा रहता है, कोटक बैंक, HDFC बैंक, फलाना डिमकाना बैंक, कुछ तो रहता है वहाँ पे एक आदमी, जरूर दिखेगा आसपास। कुछ कुछ लोग तो गेट के बाहर ही एक डब्बा लगाकर बैठ जाते हैं, 2 लोग बैठ जाते हैं, एक सिगरेट पीता रहता है तब तक दूसरा काम करता है, फिर अपनी अपनी शिफ्ट बदल लेते हैं। तो ये सेल सेड लीज समझ में आया? द डीलर इज बेनिफिटेड, हिज सेल इंक्रीजेस, द लेसी बेनिफिट्स, इट गेट द एसेट, द लेसर बेनिफिट्स, ही अर्न्स कमीशन एंड रेंटल फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अब हो गया डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीज की कहानी भी सुनना चाहेंगे कि डायरेक्टली पढ़ा दूं आपको कहानी? ठीक है, आपको गेस करना है ये 3 लोग कौन है। ये है लेसी, ये है लेसर, ये है मैन्युफैक्चरर या डीलर। थोड़ी कहानी वैसी है, इस लेसी को एक कार चाहिए, तो ये धीरे 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 डीलर के शोरूम की ओर बढ़ रहा था। टैंग टैंग टैंग, जैसे ही पहुंचा वो आधे रास्ते, बीच में कौन मिल गया? लेसर मिल गया। उसने उसको पकड़ लिया, बोला अरे कहाँ जा रहे हो? बोला मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। बोला मैं तुम्हें लीज पे दिलवाता हूँ, चिंता मत करो। ये जो डीलर था ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि जब भी ग्राहक मेरी ओर आता है बीच में ये लेसर पकड़ लेता है उसको, उससे भी रेंट कमाता है, मुझसे भी कमीशन कमाता है। तो इस डीलर ने इस लेसी को बोला, नहीं बोला नहीं, पहले इसको आके पीछे से कैसे लात मारा यहाँ पे, ठीक है, बोला हटो मेरे रास्ते से, हट गया। अब डीलर ने उसको कहा कि बच्चे मैं तुम्हें डायरेक्टली लीज पे दूंगा, तुम्हें खरीदना है तो परचेस करो, अगर पैसे नहीं है तो चिंता मत करो, हटाओ इस लेसर को, नालायक तुमसे भी पैसे कमा रहा है, मुझसे भी कमा रहा है, मैं ही तुम्हें लीज पे देता हूं, डायरेक्ट लीजिंग, इज इट राइट? ये बोला रिवाज, ये तो अच्छी बात है, इसका भी थोड़ा सा सेविंग होगी यहाँ पे, क्योंकि बिचौलिया हट गया ना,
मिडिल मैन हट गया, मिडिल मैन दोनों से कमा रहा था, मिडिल मैन हट गया, तो अब लेसी को भी थोड़ा सा फायदा होगा, लेसर को भी फायदा होगा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट लीजिंग, जहां पे कोई डीलर या मैन्युफैक्चरर एसेट को लीज पर भी देता है, बेचता तो है, जिसको 100% कैश डाउन देना है मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर मान लो आपको लीज पे लेना है तो हम उसके लिए भी तैयार है, ऐसा डीलर बोलता है। तो डीलर ने क्या किया, एक काउंटर खुद का ही खोल डाला, उसका काउंटर को हटा दिया उसने, ठीक है, बोला तुम क्यों यहां पर बैठे हो, तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो अंडर डायरेक्ट लीज अ फर्म अक्वायर्स द राइट टू यूज एन एसेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली। अभी धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज ने ये चालू कर दिया बिजनेस। ओके, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या रेफ्रिजरेटर, टीवी, उन्होंने एक खुद का भी डिपार्टमेंट खोल डाला है। मैं क्यों और किसी को कमीशन दूं, ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं। द ओनरशिप ऑफ द एसेट लीज्ड आउट रिमेन्स विद द मैन्युफैक्चरर, so the manufacturer will now become the lessor, उसका डबल रोल हो जाएगा, is a manufacturer also, dealer also, lessor also, तो उसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड लीज। ओपन एंडेड लीज मीन्स अ लीज दैट obliges the lessee to purchase the leased asset at the end of the agreement। अंडरलाइन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपकी स्टडी मॉड्यूल में ये नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, बाद में बोलना मत। ओपन एंडेड लीज का मतलब है कि जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो लेसी को एसेट परचेस करना अनिवार्य है। समझ में आया कुछ? क्या मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आती है या ऊपर से निकल जाती है? थोड़ा ज्यादा ही शुद्ध है ना, कोई बात नहीं। तो जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो लेसी को एसेट परचेस करना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको हम नाम देंगे ओपन एंडेड लीज। इसके एक और नाम है फाइनेंस लीज। एंड लेसी बेयर्स द रिस्क दैट द एसेट में डेप्रिशिएट मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। इस लाइन का मैं अर्थ बता दूं, एसेट कौन परचेस करेगा लास्ट में? लेसी। इसमें एक रिस्क हो जाता है, पता है क्या रिस्क हो जाता है? कि अगर एसेट की मार्केट वैल्यू घट गई 10 साल बाद, मुझे परचेस करना कंपलसरी है, तो हो सकता है कि मुझे 5,000 का एसेट 10,000 में खरीदना पड़ जाए, क्योंकि कंपलसरी उन्होंने पहले से रेट फिक्स कर देते हैं कि ये एसेट आपको हम 10 साल बाद 10,000 रुपीज में सेल करेंगे। अगर उसकी मार्केट वैल्यू घट गई तो उसका रिस्क कौन उठाएगा? लेसी, क्योंकि एसेट परचेस करना कंपलसरी है। इसका एक अपोजिट होता है क्लोज्ड एंडेड लीज, उसको भी टिक मार्क करना। क्लोज्ड एंडेड लीज का मतलब यहां पर एसेट परचेस करना अनिवार्य नहीं है। There is no obligation on the part of the lessee to purchase the leased asset at the end of lease term। यहां पर उसके पास एक ऑप्शन है, या कई बार वो ऑप्शन भी नहीं रहता, बस अपना एसेट यूज करो, रिटर्न करो, यूज करो, रिटर्न करो। सो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड एंडेड लीज। क्वेश्चन एग्जाम में 3 प्रकार से आते हैं। राइट अ नोट ऑन ओपन एंडेड लीज, राइट अ नोट ऑन क्लोज्ड एंडेड लीज, राइट अ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन, टिक मार्क, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड लीज। इसके और भी कुछ नाम है, एग्जाम में अगर कुछ दूसरे नाम से क्वेश्चन है तो भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू लीज, वॉक अवे लीज और नेट लीज। लेसी नीड नॉट वरी अबाउट द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ द लीज्ड एसेट। यहां पर लेसी को एसेट परचेस करने की कंपल्शन नहीं है, तो एसेट की वैल्यू घटे या बढ़े ये लेसी के चिंता का विषय नहीं है। किसके चिंता का विषय है ये? लेसर, वो अपना टेंशन लेगा, वो स्ट्रेस लेगा। लेसी को क्या है, एसेट यूज करके वापस कर देना है। गोवा गए हम 1 महीने के लिए, याद है, कार चलाई 1 महीने खूब, वापस कर दिया। कार की वैल्यू घटी या बढ़ी, ये मेरा टेंशन था या उसका था? लेसर का, ठीक है। लेकिन अगर वो कार परचेस करना 1 महीने बाद कंपलसरी हो जाता तो फिर वो टेंशन मेरा होता, वो हो जाएगा ओपन एंडेड लीज। अब एक नीचे टिक करना, बिग टिकट लीज।
इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। बिग टिकट लीज का मतलब होता है कि जो हम एसेट जो हम लीज पर लेते हैं उसकी वैल्यू बहुत होती है, बहुत ज्यादा। द वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ऑन लीज इज वेरी लार्ज। ना आप बोलेंगे वेरी लार्ज का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। एक एसेट की या एक से ज्यादा एसेट की वैल्यू जो हम लीज पे लेते हैं तो 1000-2000 करोड़ रुपए तक चले जाती है। इमेजिन करो कितने का एसेट है, 1000 करोड़, 2000 करोड़। तो ये किस टाइप के एसेट होते हैं, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट। अभी कुछ दिन पहले आपने कंपनी का नाम सुना होगा, एयर इंडिया, इज इट राइट? इनके पास पैसे खत्म हो गए, ये भी आपने सुना होगा, बैंकरप्ट जैसी स्थिति हो गई है। तो इन्होंने 100 प्लेन खरीदने का पैसा नहीं था तो क्या किया, लीज पे लिया है। किस कंपनी से, बोइंग से, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बोइंग और एक एयरबस करके है। तो अब इनके पास 100 एयरक्राफ्ट खरीदने का पैसा नहीं था तो इन्होंने क्या किया, उसको लीज पे ले लिया। और ये 100 प्लेन की वैल्यू कम से कम मुझे लगता है 40-50 हजार करोड़ रुपए होगी, इज इट राइट? तो इसका नाम है बिग टिकट लीज, यानी जो एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे एसेट को जब आप लीज पे लेते हैं तो पहले आप कुछ, आप जैसे प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी भी ले लेते हैं साथ में कि लेने से हमें फायदा होगा नहीं। कौन कौन से कंसल्टेंट आते हैं यहाँ पे, लीगल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, इज इट राइट, फाइनेंस कंसल्टेंट। फिर ये लोग मिलकर गवर्नमेंट को सलाह देते हैं कि हमें ये एसेट लीज पर लेना चाहिए या नहीं।